हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार लेवल से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10 साइंस के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। यदि आपका पेपर 4 मार्च को है और आप चाहते हैं कि 4 मार्च को पेपर में हम अच्छा स्कोर करें, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैंने वो प्रश्न आया है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और क्वेश्चन बैंक में दिए हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हैं और अनसाल पेपर मतलब पिछले साल भर भर के पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन में लेकर आ चुका है। आप देख सकते हैं कि मैंने मेंशन नहीं किया है कि किस किस साल में प्रश्न पूछे गए हैं। यदि आपने बस इन्हीं प्रश्नों कर लिया तो आप साइंस में 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं बिना किसी देरी के। तो यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और प्यार का कमेंट तो जरूर बनता है दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और सबसे पहला प्रश्न देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए और इसके दो अनुप्रयोग लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देख लीजिए। 2024, 23, 22, 20 और 19 में पूछा गया। जाकर आप पेपर उठाकर देख लीजिए कितने कितने साल में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले आपको बताना है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, फिर इसके दो अनुप्रयोग लिखिए। ठीक है, इस मैंने इस इन सभी प्रश्नों में मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लिया है जो 2024 2023 में भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो उन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आपको 100% लगा कर जाना है। वो आपके लॉन्ग में आएंगे, या तो 4 नंबर में आएंगे या तो 6 नंबर में आएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखेगा यदि आप अच्छा स्कोर करना है तो। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न वही है कि विद्युत साइंस श्रेणी को स्पष्ट कीजिए और इसके दो अनुप्रयोग लिखिए। तो हर एक प्रश्न का मैंने उत्तर लिखा है, आपको कहीं भी इधर उधर नहीं खोजना है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं कि विद्युत साइंस श्रेणी किसे कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत साइंस श्रेणी के बारे में आपको परिभाषा में सबसे पहले आपको हेड लगाना है ब्लैक पेन से, विद्युत रसायन श्रेणी। हेड क्या लगाना है, विद्युत रसायन श्रेणी आपको हेड लगाना है। फिर लिखना है कि जब धातुओं को उनकी घटती क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्राप्त श्रेणी को विद्युत रसायन श्रेणी कहते हैं। ठीक है, क्या होता है वो कि जब जो भी धातुएं हैं उनकी घटती क्रियाशीलता क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, विद्युत रसायन श्रेणी कहते हैं। ठीक है, ये रहा आपका विद्युत रसायन श्रेणी का परिभाषा। एकदम आसान भाषा है, एकदम कम शब्दों में लिखा गया। यदि आपको नहीं याद होगा तो आप बताइएगा। ठीक है, तो आपको ब्लैक पेन से लगाना है विद्युत रसायन श्रेणी, फिर आप कितना लिखना है, फिर इसके दो अनुप्रयोग क्या लिखना है उसको ध्यान से जाना। आपको हेड लगाना है विद्युत रसायन श्रेणी के अनुप्रयोग। ठीक है, उसमें पहला लिखना है, आपको पहला क्या लिखना है, पहला लिखना है धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना में। मान लीजिए कौन धातु कितना क्रियाशील है, वो कैसे पता करते हैं, विद्युत रसायन श्रेणी की मदद से पता करते हैं कौन धातु कितना क्रियाशील है। ठीक है, ये पहला अनुप्रयोग हो गया। फिर दूसरा अनुप्रयोग लिखना है कि धातुओं की अपचयन क्षमता की तुलना करने में। ठीक है, कि कौन धातु कितना कितना ज्यादा अपचयन क्षमता रखता है, उसकी तुलना किससे की जाती है, वो विद्युत रासायनिक श्रेणी से की जाती है। ठीक है, तो इस तरह आपको पहला प्रश्न क्लियर हो गया। चाहे तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको तैयार कर सकते हैं। बस यदि इतना ही आपने कर लिया तो 95 प्लस स्कोर होने से कोई नहीं हो सकता है बाबू। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा विद्युत साइंस श्रेणी में। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न देखिए, ध्यान समझिएगा। दूसरा प्रश्न है कि उदासीनीकरण क्रिया किसे कहते हैं। उदासीनीकरण क्रिया किसे कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उदासीनीकरण क्रिया किसे कहते हैं या उदासीनीकरण क्रिया का लिखना है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो उदासीनीकरण क्रिया देख सकते हैं कितने साल पूछा गया, 2024, 23, 22, 18 और 16 में पूछा गया। ठीक ना, क्वेश्चन 2024 के पेपर में 7 सेट बने थे, उन सातों में से कम 4 सेट में पूछा गया प्रश्न कि उदासीनीकरण क्रिया किसे कहते हैं या उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोनों एक ही है, कोई भी लैंग्वेज बोल दे किसे कहते हैं या संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो मैं जो बताऊंगा आपको वही एग्जाम में लिखना है, उससे ज्यादा आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। ये सभी लॉन्ग वाले क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगाना है आपको उदासीनीकरण की। हेडिंग क्या लगाना है, उदासीनीकरण की हेडिंग लगाना है। फिर उसमें लिखना है कि जब अम्ल व क्षार की क्रिया आपस में कराई जाती है तब प्राप्त मतलब तब क्या प्राप्त होती है, लवण तथा जल बनता है। इसी वजह क्या कहते हैं, उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। ध्यान से समझिएगा कि जब आप एक अम्ल लेंगे और एक क्षार लेंगे, क्या लेंगे, जब आप एक अम्ल लेंगे और क्षार लेंगे और जो दोनों का आपस में क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और जल बनेगा। तो इसी क्रिया क्या कहते हैं, उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल लिख दीजिए ताकि आपको फुल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है, ध्यान समझिएगा। HCl, HCl क्या है, आपका अम्ल है, HCl अम्ल है। NaOH का एक आपका क्षार है। तो जब अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, मतलब NaCl एक लवण है और साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा। यही तो अब यह कहलाती है उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। बस आपको इतना लिखना है, आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका हम लोग अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न पूछा है आपका, अगला प्रश्न ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है
योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सही समझाना है, ठीक है। 2024 2023 में पूछा गया और कई बार 2024 के पेपर में पूछा गया है। ये भी पूछ सकता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह भी पूछ सकता है योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सही समझाइए। कुछ भी पूछे तो आपको मैं जो बताऊंगा वही आपको परिभाषा एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो देखिए योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं, मैंने लिखा है ऑलरेडी, बस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले समझ लीजिएगा फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। हेड लगाना आपको योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। हेड लगा देना, फिर इसमें लिखना है कि वह वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनमें एक या एक से अधिक अभिकर्मक परस्पर मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट वाला परिभाषा है, चैप्टर 1 का परिभाषा है योगात्मक अभिक्रिया कि जब जिनमें एक या एक से अधिक अभिकर्मक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उदाहरण देखिएगा, उदाहरण क्या लिखना है? CaO, CaO कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, इसको क्या बोलते हैं? अगर आ जाए कि बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है तो उसको बताना CaO, ठीक है। तो CaO क्या है? बिना बुझा हुआ चूना। जब बिना बुझा हुआ क्रिया किससे कराते हैं? जल से कराते हैं तो क्या बनता है? बुझा हुआ चूना। एक किसका सूत्र है? बुझा हुआ चूना को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। और साथ में क्या निकलता है? उष्मा निकलता है। तो यहाँ पर दो अभिकर्मक है, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको बोलते हैं अभिकर्मक, और अभिक्रिया से प्राप्त जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। तो इसमें दो अभिकर्मक है, इन दोनों से क्या मिल रहा है? एकल उत्पाद, मतलब केवल एक ही उत्पाद मिल रहा है, बन रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? ध्यान समझिएगा, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगला प्रश्न क्या है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ध्यान समझिएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। यदि आपने इसको कर लिया तो यहाँ से आपका 4 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए? कितनी दूरी पर वस्तु, मतलब यू का मान पूछ रहा है, ताकि उसका 5 गुना बड़ा, 5 गुना बड़ा, ठीक है, 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 2022 2020 में पूछा गया है, और 2024 में पूछा गया, 2025 में 100% पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल को मैं एकदम आराम से सॉल्व करूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा इस न्यूमेरिकल को, ठीक है। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है? दर्पण कौन है? अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण है, तो एग्जाम में आपको कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह आपको एग्जाम क्या करना है? कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखना है हल। क्या लिखना है? हल। ऐसे ही आपको एग्जाम लिखना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। क्या लिखना है? हल। क्या लिखना है? हल। फिर लिखिएगा दिया है। क्या किया है? दिया है। जो दिया है पहले उसको लिख लीजिए, ठीक है। क्योंकि आपका जो कॉपी चेक होता है वो स्टेप वाइज चेक होता है, ठीक है। तो यदि आप आंसर में नहीं लाएंगे तभी आप स्टेप वाइज लिख देंगे तो 1-2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो दिया है, क्या दिया है? क्या दिया? फोकस दूरी, मतलब फोकस दूरी किसे लिखते हैं? एफ से लिखते हैं, ठीक है। कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। अगर आप आपके साथ निगेटिव लेके पॉजिटिव लें, ठीक है। तो यदि आपका अवतल दर्पण है तो निगेटिव लेंगे, और उत्तल दर्पण क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। तो आपको अवतल दर्पण है तो क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो गया। फिर कह रहा है कि दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, मतलब किसका मान पूछ रहा है? यू का मान पूछ रहा है। वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, मतलब यू का मान पूछ रहा है, ताकि उसका 5 गुना, प्रश्न का जान इसी में 5 गुना में, ठीक है ना। यदि आपको कहीं भी किसी भी प्रश्न में 5 गुना, 3 गुना, 2 गुना, 10 गुना, 12 गुना, कुछ भी गुना बोल दे तो समझिए को किसका मान दिया? आवर्धन का मान दिया, मतलब यम का मान दिया है। तो यम का मान कितना दिया है? यम का मान आपको कितना दिया है? 5 गुना। सर 5 गुना दिया है तो क्या आवर्धन का मान निगेटिव लेके पॉजिटिव, ये बात रहा। तो ध्यान समझिएगा, निगेटिव पॉजिटिव कैसे पकड़ना मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आपको प्रतिबिंब क्या बोलेगा? वास्तविक बोलेगा। क्या बोलेगा? वास्तविक बोलेगा तो आपको यम का मान निगेटिव लेना है। जब भी आपको आभासी बोलेगा तो आपको यम का मान निगेटिव लेना है, सॉरी पॉजिटिव लेना है। वास्तविक बोलेगा तो निगेटिव लेना है, अगर आभासी बोलेगा तो पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर वास्तविक निकाल लिया, निगेटिव ले लिया, यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। अब आपसे क्या क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है यू का मान पूछ रहा है, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति विज्ञात कीजिए, मतलब आपसे भी का मान पूछ रहा है, दो चीज पूछ रहा है, ठीक है। दोनों चीज कैसे निकालना? ध्यान से, यही तो प्रश्न का ज्ञान है, ठीक है। कैसे समझना मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको जो दिया है उसको लिख लीजिएगा। जब भी प्रश्न में 5 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बोले तो समझिएगा किसका मान दिया है? यम का मान दिया है। सर निगेटिव लेकर पॉजिटिव, यदि आपने पॉजिटिव ले लिया तो समझिए आंसर गलत आएगा और आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना कि जब भी वास्तविक बोलेगा तो निगेटिव लेना है, और जब आभासी बोलेगा तो पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ पर वास्तविक बोला था तो मैंने निगेटिव ले लिया। अब आपको क्या करना है? ध्यान से लीजिएगा, आपको यू और भी का मान निकालना है। तो आप दर्पण सूत्र लगाएं तो किसी एक का ही मान निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको दोनों नहीं दिया है। तो कैसे? ध्यान समझिएगा, इस हम आवर्धन का उपयोग करेंगे, ठीक है। जो दिया उसका उपयोग करके क्या करेंगे? यू या भी का मान निकाल लेंगे। तो चलिए यम इक्वल टू क्या दिया? ध्यान से यहाँ पर
यहाँ पे देखिएगा यम यम इक्वल क्या दिया है, यम इक्वल क्या होता है, यम इक्वल आवर्धन सूत्र क्या होता है माइनस बी बाई यू सूत्र होता है ना, आवर्धन सूत्र क्या होता है यम इक्वल टू माइनस जी बाई यू होता है। यम का मान कितना दिया है -5, जी सर बिल्कुल सही है, -5 दे दिया, भी का मान नहीं दिया है सेम रखिए, यू का मान नहीं दिया इसको भी सेम रखिए, ठीक है। अब यू क्या कीजिए इधर भेज दीजिए, ठीक है, तो जब इधर चला जाएगा क्या हो जाएगा -5 यू हो जाएगा इक्वल टू माइनस का भी, माइनस माइनस कट गया, भी का मान यहाँ क्या बचा 5 यू, भी इक्वल टू क्या आ गया 5 यू, इतना बस रखिए मिल गया, इतना बहुत है, ठीक है। v का मान कितना आ गया 5u। अब आप दर्पण सूत्र लगाइए, यहाँ से किसका मान निकालिए, किसी एक का मान निकालिए, फिर आपका दोनों का मान निकल जाएगा। तो दर्पण सूत्र लगे v का मान क्या मिल गया, v का मान मिल गया 5u, ठीक है। और दर्पण यहाँ की दर्पण दर्पण सूत्र से, ठीक है, इसी तरह आपको एग्जाम में लिखना है यदि न्यूमेरिकल आ जाता है। दर्पण सूत्र क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u आपका दर्पण सूत्र होता है। सर बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत नहीं है, दर्पण सूत्र हो गया। एफ का मान क्या दिया है माइनस का 10 दिया है, 10 ठीक है सर। 1/v का मान कितना दिया, v का मान आपको निकालना 5u, तो आप रखिए 5u माइनस, देखिएगा माइनस हो गया 1/u, 1/u का 1/u रन दीजिए, ठीक है। अब क्या कीजिए यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, जब एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे एलसीएम आएगा 5u आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है सर। इसका जब दोनों का एलसीएम होता है 5u आ जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करिए तो 5u से 5u कट जाएगा, एक बार में एक का गुणा एक में एक, यू से यू कट जाएगा बचेगा 5, 5 एक 5, आपको भिन्न का सवाल आता है वैसे मैंने किया है, ठीक है। माइनस का 1/10, ठीक है, ये घटाएंगे कितना जाएगा -4 इक्वल टू क्या होगा 5u, ठीक है। अब क्या कीजिए आप लोग, अब क्या कीजिए यहाँ से आप क्या कीजिए तीजे गुणा कर लीजिए, क्या कर लीजिए तीजे गुणा कर लीजिए, मतलब इसका इससे और इसका इससे, ठीक है। तो हो जाएगा -5u, यहाँ पे देखिएगा -5u, ठीक है, ये जाएगा -40, ठीक है, क्या हो जाएगा -40 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, हो गया। और यहाँ पे यू का मान कितना निकल जाएगा, यू का मान निकल जाएगा आपका 40/-5, ठीक है। यहाँ से यू का मान निकल गया 40/-5, ठीक है, 40/-5, ये आपका किसका मान हो गया, यू का मान हो गया, ठीक है। यहाँ से यू का मान निकल गया ना, अब यू का मान निकल गया तो आपको भी का मान निकालना है, तो भी का मान यू का मान यहाँ रख देंगे तो किसका मान निकल जाएगा, भी का मान निकल जाएगा। तो 5 इंटू यू का मान कितना निकला है, यू का मान निकला है -40/5, ठीक है, इक्वल टू क्या है भी है, तो 5 से 5 कट जाएगा, भी का मान कितना जाएगा -40 सेंटीमीटर, अब किसका मान रहा भी का मान रहा, ठीक है। आशा करते केवल न्यूमेरिकल क्या होगा क्लियर होगा, एकदम आसान न्यूमेरिकल था, जो दिया था मैंने उसको लिखा है, ठीक है, कि मैंने आगे सॉल्व किया, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फिर अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल था एक आपका, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है ध्यान सुनिएगा, 5वां नंबर प्रश्न है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। 2024 में 7 सेट बने थे और 7 सेट में कम से कम 4 सेट में प्रश्न आया है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम है ये किस भौतिक राशि की दिशा ज्ञात करने के लिए मतलब किस भौतिक राशि का दिशा ज्ञात किया जाता है, ठीक ना, फ्लेमिंग बाएं हाथ के नियम के द्वारा। ध्यान सुनिए प्रश्न क्या किस तरह पूछेगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम लिखिए और यह किस भौतिक राशि की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग पूछेगा, ठीक है। तो ध्यान से फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम अभी मैं बताऊंगा, लिख कर रखा हूं बताऊंगा, पहले ध्यान सुनिएगा कि फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का नियम है इसका प्रयोग हम कब करते हैं, बल की दिशा ज्ञात करने के लिए, किसी चालक तार पर लगने वाली बल की दिशा अगर ज्ञात करना हो तो किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का। बल की दिशा ज्ञात करने किसका प्रयोग करते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का, ये आपको याद रखना है। अब आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है उसको आपको बताना है, तो चलिए कैसे लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है, एकदम आसान भाषा में लिखा है, ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है, कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको हेडलाइन लगाना है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ब्लैक पेन से हेडलाइन लगा देना है, ठीक है। फिर इसमें क्या लिखना है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हेडलाइन लगा देना ब्लैक पेन से, फिर लिखना कि इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की अंगूठा, अंगूठा जानते हैं तर्जनी, देखिए ध्यान सुनिएगा, ये आपका अंगूठा हो गया, ये आपका तर्जनी हो गया, ये हो गया मध्यमा, ठीक है। इन दोनों का काम नहीं है, इन दोनों का काम नहीं है, इनको हटा दीजिए, अंगूठा तर्जनी और क्या है आपका मध्यमा, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तर्जनी व मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर क्या रहे लंबवत रहे, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, तीन आपको इस प्रकार फैलाना, तीनों का देखिए ध्यान से इस तरफ फैलाना आपको, ठीक है। देखिए ये आपका अंगूठा हो गया, ये आपका तर्जनी हो गया, मध्यमा, इसको तीनों किस प्रकार फैलाना, तीनों क्या परस्पर लंबवत रहे, मतलब दोनों के बीच में
इसके बीच में क्या नंबर है, 90 अंश कोण बना, ठीक ना। ये अंगूठा हो गया और ये अंगूठा, इसके बीच में क्या 90 अंश कोण, मतलब सबके बीच में कितना कोण बनना चाहिए, 90 अंश का कोण बनना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार फलाएं क्या रहे, तीनों परस्पर लंबवत रहे। इस स्थिति में तर्जनी क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जो तर्जनी है ये वाला, ये चुंबकीय क्षेत्र दिशा को प्रदर्शित करेगा। और जो मध्यमा है, मध्यमा मतलब ये वाला मध्यमा है, वो धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा क्या करेगा बाबू, अंगूठा तो अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। यदि तर्जनी जो है ये चुंबकीय क्षेत्र दिशा, मध्यमा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो जो अंगूठा है ये बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, ठीक है। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने एकदम आराम से समझा दिया है, आपको एग्जाम में इतना ही लिखना है, ठीक है, कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है, आपको इतना लिखना है, ठीक है। आशा करते हैं प्रश्न क्लियर होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न। मैं कुछ और प्रश्न आपको कराऊंगा जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जैसे कि एक और नियम आ सकता है आपके एग्जाम में, एक और नियम आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी 2024 के पेपर में बहुत बार पूछा गया है, कि मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम लिखिए, ठीक ना। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि मैक्सवेल के, सॉरी, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, ये भी इंपोर्टेंट नियम है, ठीक ना। फिर मैं आपको मैक्सवेल का नियम करा देता हूँ, ठीक है। बहुत बार पूछा गया कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम याद कर लेना है और फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, दोनों नियम तैयार कर लेना है, ठीक है। अभी मैंने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कराया है, अब आपको फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को तैयार कर लेना है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या होता है कि इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी व मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर क्या है, लंबवत। अभी मैंने वही समझाया है, तीनों परस्पर लंबवत है। तो इस स्थिति में तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और जो आपका अंगूठा है ये चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करे, तो क्या होगा वो, तो चालक में बहने वाली धारा की दिशा कौन प्रदर्शित करेगा, तो मध्यमा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। ये आपका क्या रहा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम रहा, चाहे तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट तीनों नियम था, मैंने तीनों नियम को करा दिया, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आपको अगला प्रश्न क्या तैयार करना है उसको ध्यान सुनिएगा। अगला प्रश्न आपको क्या तैयार, ये प्रश्न और बहुत बार पूछा गया 2024 पेपर में, ध्यान समझिएगा उसको। प्रश्न क्या पूछा गया है कि धारावाहिक चालक के कारण, धारावाहिक चालक कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है, 2024 में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। कि धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन कारकों पर निर्भर करता है। तो मैंने उसका उत्तर लिखा है, आपको एग्जाम में कैसे ध्यान समझेगा कि धारावाहिक चालक कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। पहला पहला किस पर निर्भर करता है, चालक में प्रवाहित धारा पर। जो चुंबकीय क्षेत्र किस पर निर्भर करता है, चालक में प्रवाहित धारा पर, पहला। फिर दूसरा लिखना है कि चालक की लंबाई पर, किस पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर। फिर किस पर निर्भर करता है, चालक से बिंदु की दूरी पर, चालक से बिंदु की दूरी पर। फिर चौथा लिखना है कोण पर, मतलब थीटा पर, ठीक है। तो इस तरह चुंबकीय क्षेत्र की धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इन कारकों पर निर्भर करता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न मैं आपको करा देता हूँ, जो बड़ी बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, जो आपका केमिस्ट्री से और बहुत बार पूछा गया है। प्रश्न क्या पूछा गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, या द्विविस्थापन अभिक्रिया संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये बहुत बार पूछा गया है। इस तरह पूछा गया कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इस तरह पूछ सकता है, या द्विविस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। लिखिएगा कि ऐसी अभिक्रिया, क्या लिखना है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तथा नए यौगिक बनते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तथा नए यौगिक बनते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। दोनों तैयार, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है और विस्थापन, ये दोनों तैयार कर लेना है। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसकी यौगिक से क्या करता है, विस्थापित कर देता है, उसे क्या करते हैं, विस्थापन अभिक्रिया करते हैं। आप तो ये दोनों प्रश्न क्या करता है, आपको केमिस्ट्री चैप्टर 1 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे और बहुत बार पूछे गए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही प्रश्न रहता है। सबसे पहले आपको इतना प्रश्न तैयार करना है, बाकी मैं आपको अगला प्रश्न जो भी अभी इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बचेंगे मैं उसको अगले वीडियो में कवर कर दूंगा, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। यदि आपको ज्यादा लंबी वीडियो चाहिए तभी भी आपको कमेंट करना है, वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर।